अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप जो है हमारे स्टूडियो को आए हैं जनाब मोहम्मद अफसरुद्दीन दगनी साहब। एक अहम मौजू पे हम बात करने के लिए आपको स्टूडियो को बुलाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जिस तरह से आज हाई कोर्ट में जो है आज एक फैसला हुआ है, फैसला ही समझिए उसको, क्योंकि आपने पिटिशन डाला था सीओ के खिलाफ कि परमानेंट सीओ होना चाहिए वक्फ बोर्ड के लिए। तो इसके ताल्लुक से जो है गवर्नमेंट को जो है 6 हफ्तों का 4 हफ्तों का जो है वक्त दिया गया है। तो आपने ये पिटिशन डाला क्यों और क्या ज़रूरी था और क्या खामियां थी और क्या नज़र में आ रहा था? जी बहुत बहुत शुक्रिया क्राइम टुडे का हमारी बात रखने के लिए मौका दिया गया। देखिए रहमत अली साहब, क़ानून औक़ाफ़ सेक्शन 23 के तहत चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस तरह से कौन हो और उसका काबिलियत क्या हो, ये सेक्शन 23 वक्फ एक्ट में बताया गया। सबसे पहले वक्फ बोर्ड का चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुसलमान हो, दूसरा उसका ऑफिशियल रैंक डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट से नीचे ना हो, तो और फुल टाइम ऑफिसर हो। कोई इंचार्ज या टेम्पररी ऑफिसर सेक्शन 23 वक्फ एक्ट के तहत नहीं अपॉइंट किया जा सकता वक्फ बोर्ड के लिए। आपने ये कहा कि क्या ज़रूरत थी इस रिट पिटीशन की। हकीकत में चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट के तहत बहुत ही अहम तरीन ओहदा है। जितना काबिल तरीन चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, उतनी काबिल तरीन वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी होगी। जनवरी 2023 में ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का नामी एक शख्स जो पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका अपॉइंटमेंट हुआ एज एन इंचार्ज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और उनका क्वालिफिकेशन डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट से नीचे है। ये बात को लेकर रिट पिटीशन दायर की गई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन का अपॉइंटमेंट गैर क़ानूनी है और सेक्शन 23 का वायलेशन है। इससे पहले भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन WP 434003/2022 नवंबर में इसी तरह का फैसला सुनाया था। उस रिट पिटीशन में हुकूमत को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को क़ायम किया जाए अंदरून 4 हफ्ते। लिहाजा ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले को इग्नोर करते हुए, सेक्शन 23 वक्फ एक्ट को इग्नोर करते हुए, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने फिर से एक इंचार्ज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ख्वाजा मोइनुद्दीन को अपॉइंट किया, और वो क्वालिफिकेशन से नीचे है। इस बात को लेकर रिट पिटीशन दायर हुई है और 11 तारीख को भी इसकी सुनवाई हुई थी, आज भी इसकी सुनवाई हुई। और बहुत अच्छी बात है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इतनी संजीदगी से इस मामले को लिया है और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड को क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अंदरून 6 हफ्ते वक्फ बोर्ड के लिए परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कायम हो। ये गवर्नमेंट का भी रिक्वेस्ट था, क्योंकि इलेक्शन आ चुका है, इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट आ चुका है, कुछ मजबूरियां हैं गवर्नमेंट के। मगर जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के जाने का मामला तय हो चुका है। देखिए, हम चाहते हैं कि ये तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वक्फ जायदाद की सियानत में दियानतदारी से काम करे। इससे पहले मैं आपको वक्फ बोर्ड के मेंबर्स किस तरह से अपॉइंट होते हैं, मैं उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ।
सेक्शन 14 वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड 11 अरकान का होता है और उसमें अलग अलग ज़मर के मेंबर्स होते हैं, जैसा कि एमपी कैटेगरी से मुस्लिम एमपी ऑफ द स्टेट, एमएलए कैटेगरी से या एमएलसी कैटेगरी से मुस्लिम एमएलए और एमएलसी, मुतवली कैटेगरीज, बार काउंसिल कैटेगरीज, ये तमाम, और 2 औरतें, 2 वुमेन मेंबर्स भी हो, ये कानून औक़ाफ़ बताता है। लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्लियरली सेक्शन 23 में दे दिया गया है कि कोई भी टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता। लिहाजा हुकूमत का ये जियो सेक्शन 23 का उल्लंघन था और हमने रिट फाइल की है और हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से आज इंटरिम डायरेक्शन दिया है और गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को समझते हुए आखिर 6 हफ्ते के अंदर परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट को हिदायत दी गई है। जी सर। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं साहब, जिस तरह से वक्फ बोर्ड की अगर बात शुरू हुई है तो औक़ाफ़ की जो जायदादें हैं वो किस तरह से जो है लीज पे दिया जाता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, इसका इल्म नहीं है, कई कुछ पॉलिटिशियन, कई कुछ दस्तखत रखने वाले लोग इस प्रॉपर्टीज़ पर और इस लीज पे जो है मलिया वगैरह ले लेते हैं। तो जिस तरह से अलाउद्दीन मदीना मक्का की जो मलिया हैं वहाँ का भी कई आए दिन हम देखते हैं कि कई मसले हैं और अनिसुल गुरबा पे भी हमें इत्तला मिली है कि 110-115 कमर्शियल मलिया बनाए हैं, वहाँ पर भी जो है ऑलरेडी पूरों को दे चुके हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक की नोटिस में लाया जाए, पब्लिक को इत्तला दी जाए जो उस तरह से, तो ये तरीका कैसा है इसका, जरा ये भी हम जानना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि ये तरीका कैसा और किस तरह से इस पर ध्यान दें। जी, बहुत सही बात उठाए हैं आप लोग कि औक़ाफ़ी जायदादों के तहत, औक़ाफ़ी ज़मीनों के तहत जो भी मलकियात है उसके तहत जायदादें हैं वो किस तरह से किराए पे दी जाए और किराए पे लीज़ पे देने किस तरह से दे और उसका प्रोसीजर क्या है और वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या ज़िम्मेदारियां हैं। रहमत अली साहब, ये वक्फ लीज़ रूल 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है और इसका अमेंडमेंट 2020 में भी हुआ। क्रक्स ऑफ दिस लीज़ रूल का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड को की आमदनी बढ़े और किराए पे जिस तरह से वक्फ बोर्ड जायदादें देता है उसकी ट्रांसपेरेंसी हो। ये रूल के हिसाब से जो भी औक़ाफ़ी जायदाद होती है, अगर बोर्ड लीज़ पे किराए पे देना चाहता है तो उसका एक प्रोसीजर है। शॉर्ट टर्म लीज़, लॉन्ग टर्म लीज़, एक सिस्टम बताया गया है। वक्फ लीज़ रूल्स के तहत किराए पे देने से पहले अवाम को इत्तला दी जाए, टाम किया जाए, लोकल एरिया में इश्तिहार दिया जाए, मसाजिद में अगर हो तो इश्तिहार दिया जाए कि फ़लाना वक्फ प्रॉपर्टी किराए पे देने का इरादा है वक्फ बोर्ड का। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ऑक्शन में आए या बिडिंग करे। इस अंदाज में मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ बोर्ड को किराया आए ताकि वक्फ बोर्ड अपनी औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में माली कमज़ोरी से ना हो। मगर बरक्स इस पे ये हो रहा है, जिस तरह से आपने अलाउद्दीन वफ़ के बारे में कहा है, जिस तरह से आपने नबी खाना वफ़ के मलकियात के बारे में कहा है, बहुत ही बुरा आलम है। क्या अराकीन वक्फ बोर्ड अपनी शख्सी जायदाद कुछ रुपयों के कम पैसों में किराए पे दे सकते हैं? नहीं। इसी तरह से हमारी ख्वाहिश है कि वक्फ बोर्ड भी वही स्पिरिट कायम करते हुए वक्फ बोर्ड की जो किराए है उसको वक्फ लीज़ रूल के हिसाब से रिवाइज करे और वक्फ लीज़ रूल्स को इम्प्लीमेंट करे तेलंगाना में। और हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की आमदनी
जितनी बड़े बहुत अच्छी है, क्योंकि इस आमदनी से वक्फ बोर्ड को, ना कि वक्फ बोर्ड को बल्कि वक्फ बोर्ड के स्टाफ को उनकी सैलरीज, उनके दूसरे चीज़ें और तो और वक्फ बोर्ड को क़ानूनी जंग लड़ने के लिए अदालतों में वकलाओं के लिए फ़ीस, ये कई चीज़ें हैं। अगर आमदनी, अगर पैसा माली आमदनी अगर वक्फ बोर्ड की बढ़ेगी तो वक्फ जायज़ादें बहुत अच्छी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई खुसूसी मदद नहीं आती। वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ का हाल बहुत बुरा है, उनको पेंशन नहीं दी जाती, उनकी तनख्वाहों का रिवाइज नहीं होता। एक एक इंस्पेक्टर बड़े एरिया डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, काम का बर्डन बहुत है। हमारी मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन हो या हमारी बचाओ तहरीक वक्फ तंजीम का मसला हो या हमारी जो भी मेहनतें हैं, हमारी तमाम मेहनतें ये है कि वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ में मजबूती आए। हमारी लड़ाई वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ से कभी नहीं रही। वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ को मिसयूज़ किया गया। वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ अलग है और वक्फ बोर्ड अलग चीज़ है। लिहाजा हम चाहते हैं कि हुकूमत जो भी आए, जो भी रहे, वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से स्कीम लाए। वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ की उनकी तनख्वाहों से रिवाइज हो, उनकी ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाए और उनकी हर तरीके से मदद की जाए ताकि उनका जहन किसी और चीज़ में ना जाए और सियानत वक्फ में वो दिल जमाई से काम कर सके। इसी तरह से अगर वक्फ की मिल्कियत को के किरायों को रिवाइज किया होता तो उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड की वक्फ फंड की आमदनी बढ़ेगी और इस आमदनी से ज़रिए वक्फ बोर्ड को, आमतुल मुस्लिमीन को फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़, अनीसुल गुरबा में जो कमर्शियल मलगियाँ हैं उसके लिए हमारी भी फरियाद थी और आगे भी रहेगी। ज़रूरत पड़ी तो हम रिट पिटिशन दायर करेंगे कि अनीसुल गुरबा के कमर्शियल मलगियाँ अगर आती है या फिर कहीं पे भी, भले नबी खाना हो या फिर किसी भी वक्फ कॉम्प्लेक्स में हो, उसका प्रॉपर वे में ऑक्शन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट वालों के हिसाब से किराया अदा, क्योंकि वक्फ जायज़ादें का तहफ़्फ़ुज़ हमारा ईमानी जुज़ है और हम, ये हमारी नहीं, ये तमाम आमतुल मुस्लिमीन की ज़िम्मेदारी है कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ में संजीदगी से आगे आए और उसकी तहफ़्फ़ुज़ करे और उसकी बाजियाबी की वजह से हम चाहते हैं कि वो आगे आए और वो लड़े इसमें। सवाल, इस तरह से जो है आपने सीओ के खिलाफ जो है मुहिम शुरू की है, ऐसे कई हमारे पास भी शिकायतें आती है कि चेयरमैन की भी नाकारा कामी होती है, चेयरमैन भी लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। ऐसे जितने भी औक़ाफ़ की जायदाद पे औक़ाफ़ वक्फ बोर्ड में जो बैठे हैं, इनके लिए किस तरह का कार्रवाई कर सकते हैं? सर देखिए, वक्फ बोर्ड फ़िलहाल बहुत ही परफॉर्मेंस बहुत ही वीक हो चुका है वक्फ बोर्ड का। रही बात अरकान वक्फ बोर्ड, उनको अल्लाह ताला ने मौका दिया कि अल्लाह की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िम्मेदारी दी है। उम्मीद है कि वो औक़ाफ़ी जायदादों की, अल्लाह की अमलियात वक्फ प्रॉपर्टीज़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईमानदारी से काम करे। और ये बात हमें मसूल हुई है कि चेयरमैन का जो तकर्रुर है वो भी इम्प्रॉपर हुआ है, क्योंकि एमिनेंट पर्सनालिटी जिस अंदाज़ में चेयरमैन साहब का अपॉइंटमेंट हुआ है वो न्यू अमेंडमेंट में नहीं है। और दूसरी चीज़, वक्फ बोर्ड जो अभी मौजूदा वक्फ बोर्ड क़ायम हुआ है, वक्फ एक्ट के तहत कम से कम 2 ख़वातीन भी रुकन वक्फ बोर्ड बने। यहाँ पे 2 ख़वातीन नहीं, एक ही ख़ातून है, क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। और इसमें हमारी टीम काम कर रही है, इसमें भी रिट पिटिशन फाइल होगा। और बस हम चाहते हैं कि कोई पर्सनल नहीं है, ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ कौम की मुफाद के लिए हमारी काविशें रहेगी। और उम्मीद है कि आमतुल मुस्लिमीन में भी वक्फ तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवेयरनेस आए और औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो। बहुत बहुत शुक्रिया।
मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827